अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऑफिस ऑटोमेशन का है। ये आप आईटी के डोमेन में नहीं है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग के इनिशियल लेवल पे हैं। सो आपको ये लाजमी तौर पे आना चाहिए क्या। और अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हैसल का, मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी जिसकी बेस पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे ऑफिस ऑटोमेशन में वर्ड प्रोसेसिंग पे। देखें, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास बेसिकली दो कैटेगरीज आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ़ कैटेगरीज हैं, कुछ लोग कम कहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ बुक्स में ज़्यादा मेंशन है। अभी आपके सामने जो है वो 10 टाइप्स हैं किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट को या किसी भी स्पेसिफिक टास्क को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसमें हम जो देख रहे हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी जो ऑफिस में वर्ड है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वो वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग अर्ली एजेस में एक डिवाइस होती थी, हार्डवेयर होता था जो कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता था। वक्त के साथ साथ, क्योंकि अब मैक्सिमम हमारे पास सॉल्यूशंस जो हैं वो एज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो उस सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट या वर्ड मैनिपुलेशन, यानी आप उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कर सकते हैं किस किस्म का, यानी आपने एक राज़मी बनानी है, आपने एक रिपोर्ट बनानी है, आपने एक लेटर जो है वो जो है प्रोड्यूस करना है, टाइप करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको हम एक सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि भाई आप टेक्स्ट को एडिट फॉर्मेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन आप करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ करता है, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिनके यूज़ करके आप टेक्स्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वर्ड मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में रखते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है कि भाई ऑफिस जो है क्या वो एक ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, या कोई और भी इसमें हमारे पास वेरिएशन अवेलेबल है, वेरिएंट्स हैं। लेट्स से कि आप एक ऐसी जगह पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पे आप यूबंटू को यूज़ कर रहे हैं, या आप जो हैं वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से आप लाइनक्स की किसी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप एम एस वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है एप्पल यूज़र हैं, आप मैकिनटॉश मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ये आपके पास है, सबसे पहले स्टार ऑफिस था, दैन उसके बाद यानी ये सारे हैं, ये नहीं है कि पहले ये आया फिर बाद में आया। स्टार ऑफिस आपके पास है, ओपन ऑफिस एक है, इसी तरह अपाची ओपन ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस है जो कि आपको यूबुंटू में, काली और पैरेट ओएस में मिल जाता है, आर्स में भी मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो विंडोज़ के लिए भी है और मैक ओएस के लिए भी है। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं जो कि इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डिफरेंट रिलीज़ किए गए हैं। हाँ, उनका जो कोर है, जो कॉन्सेप्ट है, जो यूज़र, जो टूल है, वो सेम ही है। बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट है, ठीक है। सो ये आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएंट्स हैं ऑफिस के। अब इसमें हम फोकस कर रहे हैं विंडोज़ पे। बाकी भी इसी तरीके से काम करते हैं, जस्ट उनका जो GUI है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी टूल्स, यूजेज, कॉन्सेप्ट, सब कुछ एज इट इज़ सेम टू सेम है। जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल सिस्टम का और उसके इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, हम फोकस करते हैं ईयर 2000 से ऑनवर्ड्स। सो ऑफिस का जो वर्जन 2000 में आया वो था ऑफिस एक्सपी। इसके बाद है ऑफिस 2003, दैन 2007, इसी तरह 2010, 2013, 16, 19 और 21, ठीक है। ये आपके पास इसके डिफरेंट फ्लेवर्स या डिफरेंट वर्जन्स जो है वो अवेलेबल हैं एवरी ईयर, क्योंकि एवरी 3 ईयर्स जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो एवरी 3 ईयर्स आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो हर सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन आ जाता है। कुछ जो है एवरी ईयर रिलीज़ करते हैं और कुछ जो है एवरी 3 ईयर्स जो है रिलीज़ करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक मेजर वर्जन जो है वो 3 ईयर्स के बाद आता है, और उसमें जो माइनर अपडेट्स होती हैं वो मंथली या ईयरली बेसिस पे उसमें पैचेस वगैरह आते रहते हैं ड्यू टू
जो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ या इस किस्म की जो प्रोग्रामिंग की मिस्टेक्स होती हैं वो सामने आ रही होती हैं। अब ये एक डिटेल उसकी एक चार्ट है कि भाई ऑफिस एक्सपी में क्या मिल रहा था, 2003 में क्या मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था। तो आप इसको एक नज़र देख सकते हैं, ये नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। तो ऑफिस 2003 जो है जिससे हमने बात की, एक्सपी जो है उसमें हमने देखा, तो ये उसमें आपको कुछ डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं वो मिल रहे थे। अभी पहले हमने बात की वेरिएंट्स की, फिर हमने बात की वर्जन्स की, अब हम बात कर रहे हैं फ्लेवर्स की। तो फ्लेवर्स क्या हैं? देखें, जो वर्ड फ्लेवर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे कि ऑफिस 2007 आपके सामने है। अब ऑफिस 2007 तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उनकी वजह से इसकी लाइसेंस कॉस्ट या तो ऊपर जाती है या डाउन हो जाती है। ये लाइसेंस कॉस्ट की मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है? देखें, हम जिस दौर में आईटी की दुनिया में काम कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, या हम कह सकते हैं कि आप डिजिटल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो रिकमेंडेड यही है कि आप या तो लाइसेंस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लाइसेंस वर्जन कॉपी जो है वो यूज़ करें, जिसका लाइसेंस आपने मेन जो उसका मैन्युफैक्चरर है या जो उसका डेवलपर है उससे आपने परचेज़ किया है, या आप जो है ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हो। पायरेटेड वर्जन को आप यूज़ ना करें। पायरेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें पहले से बैकडोर्स और इस किस्म के जो हिडन मिलिशियस कंटेंट होता है वो उसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब किसी वो ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा थ्रेड है वो उसका इंसाइडर थ्रेड होता है, जिसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से उसके सिस्टम पे अटैक किया जाए, उसके इंटरनल सिस्टम को वीक कर दिया जाए और वहाँ से जो डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एक टूल पहुँचा दिया जाएगा। तो आप अगर साइबर थ्रेड को देखते हैं या साइबर थ्रेड इंटेलिजेंस को आप देखते हैं या उनकी रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, उसमें जो दुनिया में अब तक जितने बड़े बड़े साइबर अटैक्स हुए हैं मैक्सिमम उसमें यही है कि जो इंटरनल सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पायरेटेड वर्जन को यूज़ ना करें, आप हमेशा लाइसेंस वर्जन को या ओपन सोर्स को यूज़ करें। जैसे हमने कहा कि लिब्रा ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स है, मगर उसके लिए यू नीड जो मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स होगा या लाइनक्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आप उस पर चला लेंगे। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि एम एस ऑफिस है, एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस है, उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सारे आ जाते हैं। तो उसमें जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिससे हमने बात शुरू की थी वो ये है कि अगर मैं बेसिक लेता हूँ, यानी ऑफिस 2007 बेसिक वर्जन में बाय करता हूँ, तो उसमें मुझे ये जो लाइसेंसिंग के साथ टूल्स हैं वो मिलेंगे, बाकी उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जितने भी इसके फ्लेवर्स हैं, चाहे वो ऑफिस 2007 है, 2013 है, 16, 19 ऑन सॉन जितने अभी हैं या आने वाले दौर में होंगे, उनमें सबसे अच्छा जो होता है या तो वो अल्टीमेट होता है या वो प्रोफेशनल प्लस होता है। किस लिहाज से? लाइसेंसिंग के लिहाज से। हाँ, एंटरप्राइज़ भी है, मगर एंटरप्राइज़ कुछ में है कुछ में नहीं है। अब हम फोकस करेंगे, ये आप कंपैरिजन कर लेना, मैं आपको लिंक दूंगा अपनी वेबसाइट का, उस पर आप देख लेंगे। तो मेन जो हमारा मुद्दा है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें, हमने अपनी क्लास में पढ़ना है ऑफिस 2013। अगर आप कोई भी एक वर्जन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं 2013, 16 या 19, तो इसमें 98% सिमिलरिटीज़ हैं, बाकी 2% या 3% जो हैं कुछ यूनिक या न्यू टूल्स हैं जिन पे हम अपनी क्लास में बात करेंगे। यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफिस 2013, इसके अंदर जो टूल्स हैं जिस पे हमने बात की कि ऑफिस ऑटोमेशन की क्लास में, यानी जो हमने बात की डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस की, या एज ए स्टूडेंट आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये वो टूल्स हैं जो कॉमनली आपको यूज़ करना पड़ते हैं या आपको आपको आपकी डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि यार 13 में ये है, इससे पुराने वाले वर्जन में ऐसे था, उसकी वजह से ये इशू आते थे, और 13 से ऑनवर्ड्स जो हैं उनमें ये एक नया फ़ीचर है या ये एज़ इट इज़ है। तो जब हम उस पर बात करेंगे तो वक्त के साथ साथ आपको तमाम जो इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं उनमें डिफरेंसेस आपको बताए जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। मैं 13 पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? ऑफिस 2013 जो है, इस टाइम फ्रेम में माइक्रोसॉफ्ट ने एक और प्रोडक्ट भी लॉन्च की थी। वो क्यों की थी उस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, मगर आपको उनके दरमियान, इसके और उसके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिक लेवल पे पता होने चाहिए। अब तक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के वर्जन्स हैं
जैसे कि हमने बात की कि वो ऑफिस एक्सपी यानी 2000 से लेकर अभी जो रिसेंट ईयर है इसमें ऑफिस 2021 तक अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है स्टैंड अलोन हैं, विच मीन्स कि आपके पास एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, एक कंप्यूटर है और आपने इस पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें कोई भी क्लाउड कनेक्टिविटी, सिंगल साइन ऑन अवेलेबल नहीं है। आप अपने सिस्टम पे लॉगिन होते हैं अगर आपने पासवर्ड रखा हुआ है, और उसके बाद आप इसकी प्रोडक्ट्स को यानी ऑफिस 2013 को हम देख लेते हैं, इसकी तमाम प्रोडक्ट्स जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, मगर मेरा डेटा जो है वो कंप्यूटर में ही सेव होगा। हाँ, ऑफिस ने अब एक नया टूल ऐड कर दिया है जिसका नाम है वन ड्राइव। तो वन ड्राइव आप ख़ुद से भी सेट कर सकते हैं और इसके साथ भी आपको मिलती है कि आप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो उसके साथ सिंक करके या गूगल ड्राइव में सिंक करके अपने डेटा को क्लाउड पे रख सकते हैं। मगर व्हाट इफ़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, आप एक ऐसे ऑफिस में जॉब करते हैं जहाँ पे हर बंदे का अपना कंप्यूटर तो है, हर बंदे के पास अपना अपना वर्ड इंस्टॉल है, हर बंदे के अपने अपने कंप्यूटर की जो डिस्क है उसमें डेटा स्टोर है, तो डेटा हर बंदे के पास स्टोर है मुख्तलिफ लोकेशंस पे, कोई एक सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि यार जो डेटा है वो सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज किया जाए, जितना भी डेटा है वो हमारे पास स्टोर हो और जिस यूज़र को जो चाहिए, जो काम कर रहा है, वो अपने एंड पे काम करता रहे। अब प्रोडक्ट एक नहीं है, यानी ऑफिस में हमने बात की कि एक टूल नहीं है, नंबर ऑफ़ टूल्स हैं, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, XYZ और भी हैं। जैसे कि आप ईमेल मैनेजमेंट के लिए आउटलुक यूज़ करते हैं, अपने अगर पब्लिशिंग का काम करना है, टाइप ऑफ मैगज़ीन बुकलेट वगैरह बनाने हैं तो आप पब्लिशर को यूज़ करेंगे। डेटाबेस पे आपने काम करना है स्मॉल लेवल पे जिसका साइज़ मैक्सिमम 2 GB होगा, आप एक्सेस को यूज़ करेंगे। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक वगैरह, और आपके पास स्काई फॉर बिजनेस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ इस तरह के नंबर ऑफ़ टूल्स इसमें होते हैं। किस में होते हैं? ऑफिस में होते हैं। हमारा फोकस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात पेनिट्रेट कर जाए। अच्छा जी, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो डेटा है ना वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर हो, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये एक सोल्यूशन दिया कि क्योंकि अब कंपनीज कहती हैं कि यार हम सर्वर मैनेज करें, उसके लिए हमें पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें बंदा हायर करना पड़ेगा, फिर पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होगा, एयर कंडीशनिंग का एनवायरनमेंट होगा, तो इसका कोई हल नहीं है, क्या ये एक्सपेंसेस कट हो सकते हैं? तो अब आज के दौर में आपके पास जो सर्वरलेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो परफॉर्म हो रही है, या हम कहते हैं कि आजकल के दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 भी ऑफिस 2013 जब लॉन्च किया था तो उसके साथ एक और प्रोडक्ट भी लॉन्च की थी जो कि क्लाउड बेस है, जिसमें आप ब्राउज़र में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ़ जो डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं पोर्टेबल डिवाइसेस में, जिसमें पैड्स हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स हैं, डिफरेंट है ना आपके पास, एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है, और आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट होगी जो सब पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप एक ही ईमेल से लॉगिन होंगे। आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, सॉरी मैं ईमेल कह रहा हूँ, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनसे आप लॉगिन होंगे और आप उस एक क्रेडेंशियल की बेस पर तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आपको अपने साथ कोई एक्स्ट्रा USB या डेटा ट्रैवलर या इस किस्म का जो स्टोरेज है वो ले कर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे किसी भी लोकेशन पे और आप जो हैं वो तमाम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अपना काम जो है क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। तो जितने भी वर्जन ऑफिस के हैं हमने बात की 2000 से ऑनवर्ड्स आज की डेट तक, ऑफिस XP से लेके ऑफिस 2021 तक ये स्टैंड अलोन है, और ऑफिस 365 जो इसी टाइम फ्रेम में लॉन्च हुआ था वो स्टैंड अलोन नहीं है, वो क्लाउड बेस्ड है। अब इसको ज़्यादातर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं, जैसे कि आपके पास ये टेलको वगैरह है, या मोस्टली जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को डेटा की प्रोविज़न करने के लिए, डेटा पे एक चेक रखने के लिए
इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो डेटा है क्रिटिकल होता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम जिसको शेयर कर रहे हैं उसी के पास रहे, और ये डेटा पे गवर्नेंस हमारी कायम रहे, हर बंदे के पास हमारा डेटा ना हो। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं या इस किस्म का जो कंटेंट है, तो मोस्टली वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट सेक्टर है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक ब्रीफ हमने अंडरस्टैंडिंग की डिफरेंट टाइप्स, देन हमने बात की डिफरेंट वर्जन्स, देन हमने अंडरस्टैंड किया कि इसके जो फ्लेवर्स होते हैं एक वर्जन में वो क्या है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि भी ऑफिस 2013 अगर मैं परचेज़ करता हूँ, क्योंकि लाइसेंसिंग की बात हो रही है, लाइसेंसिंग क्यों ज़रूरी है इस पर हमने बात की। आप कहते हैं यार मुझे ऑफिस में जो काम करना है, या मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, या मैं XYZ एक फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करना है, तो फिर मैं ये वाला वर्जन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ये लाइसेंस परचेज़ कर लेता हूँ, होम एंड बिज़नेस परचेज़ कर लेता हूँ, या स्टैंडर्ड प्रोफेशनल परचेज़ कर लेता हूँ, या मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ जिसमें मुझे ये तमाम चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो फिर मैं प्रोफेशनल प्लस को जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, या मैं प्रोफेशनल को यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके अंदर जो आपको टूल्स मिल रहे हैं उसकी बेस पर फिर उसकी लाइसेंस कॉस्ट जो है हाई हो जाएगी या वो लो हो जाएगी। सो हम अपने इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बाकी वर्जन भी एक दफ़ा दिखा दूँ। ये 2016 है, इसमें आपके पास सेम वही ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इसमें मैंने बात की थी कि प्रोफेशनल प्लस जो है ये एंटरप्राइज वगैरह सब में नहीं है। तो ये मैक के वर्जन है, मैक के लिए इन्होंने ये 1991 1992 दैन ऑनवर्ड्स इन्होंने फाइनली अक्टूबर 5-21 में ये वर्जन लॉन्च किया है जो मैक ओएस का है। और अगर विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ में इन्होंने जो लॉन्च किया है वो ऑफिस 2021 है, जो कि ऊपर हमने देखा था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जो कि ये है। ठीक है, विंडोज़ के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है 5 सेम डेट में। विंडोज़ के लिए भी उन्होंने लॉन्च किया था, मैक के लिए भी लॉन्च किया है और विंडोज़ के लिए भी लॉन्च किया। तो इसको रन करने के लिए हम रन कमांड में आ जाएंगे, विंडोज़ आर, यहाँ पर आप विनवर्ड टाइप करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो बेसिक लेवल पे हैं अभी, वो कहते हैं कि भाई विनवर्ड है। विनवर्ड जो है वो एक फ़ाइल का नाम है जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इस प्रोग्राम का नाम वर्ड है। वर्ड हम 2013 देख रहे हैं, ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। आप इसको ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको रन करूं तो फ़ौरन मेरा पेज जो है, जो इसका बेसिक इंटरफेस है, वो आ जाए और वहाँ पे मैं अपना वर्क स्टार्ट कर दूं, तो वो भी हो सकता है, जो कि हम देखेंगे। ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कि भाई मुझे एक फ्लायर बनाना है, मुझे एक लेटर लिखना है, फर्स्ट टाइम है, समझ में नहीं आ रहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइसेंस है, जेन्युइन है, रजिस्टर्ड है, तो ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो लाइसेंस नहीं है, ट्रायल वर्जन है, तो उसमें सारे फीचर्स काम नहीं करेंगे। तो आप लेटर पे क्लिक कर देंगे, या आपको लेटर के बारे में बता देगा कि भाई ये लेटर्स के फॉर्मेट हैं, इस पर क्लिक कर लें और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसके ऑफलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल है। टेम्पलेट यानी पहले से डिज़ाइन हुआ, वो आपने सिर्फ उसमें कंटेंट एंटर करना है। रिसेंट जो फाइल मैंने ओपन की थी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेट से आप काम कर रहे थे, आप एक रिपोर्ट बना रहे थे, और रिपोर्ट बनाते हुए आपने सेव की और क्लोजिंग टाइम था, कोई और इशू था, आपने फ़ौरन से इसको क्लोज़ किया, सिस्टम को ऑफ़ किया और आप चले गए। नेक्स्ट डे आफ्टर सम टाइम आप आए, आपने दोबारा सिस्टम को ऑन किया और आप भूल गए कि मैंने कहाँ पे इसको सेव किया हुआ था। तो आपको ये जो रीसेंट है ये बता देता है कि यार आपने जो फ़ाइल सेव की थी वो इस लोकेशन पे सेव हुई हुई है, और ये उसका नाम भी आपको बता रहा होता है। ठीक है, अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, सॉरी मैं फ़ाइल नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट कहूँगा, तो वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। याद रखें कि वर्ड में हम जिस चीज़ पे काम करते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वर्ड के रेफरेंस से कलेक्शन ऑफ पेजेस जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए इसकी फ़ाइल का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, इसकी जो फ़ाइल है उसका एक्सटेंशन .docx और doc होता है। ये docx और doc में क्या फ़र्क है, देखिए अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं वर्ड का तो उसका एक्सटेंशन docx होगा, यानी उसमें आपने जो नए टूल्स और कमांड्स वगैरह यूज़ की हैं वो अवेलेबल रहेंगी। मगर आप कहते हैं कि यार
मेरे ऑफिस में या मेरी लोकेशन पे इसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। देखिए हमने वर्जन इसलिए समझे थे कि मैं जिस कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ उसमें तो मेरे पास ऑफिस 2021 इंस्टॉल है, मगर जो मेरा कोलीग है या जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है या दूसरे ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है जिसको मैंने ये लेटर फॉरवर्ड करना है या ये डॉक्यूमेंट लिख के मैंने उसके पास भेजना है और वो उसमें फ़र्दर चेकिंग करेंगे, उनके जो सिस्टम के स्पेक्स हैं वो इस कैपेबल नहीं है, या वो कह रहे हैं यार बस जो चल रहा है चलाने दो, उनके पास पुराना वर्जन ऑफिस 2007 चल रहा है या 2010 चल रहा है या चलिए हम कहते हैं 2003 चल रहा है। तो आपने जो नए टूल्स यूज़ किए हैं वो तो उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट जब उसमें ओपन करेंगे तो कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा, यानी आपने डॉक्यूमेंट जिस किस्म का डिज़ाइन किया है, जो फॉर्मेट आपने रखा है वो फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा। मोस्टली आप देखेंगे जब आप न्यू इस किस्म का काम करेंगे, आपके ऑफिस का प्रिंटर वगैरह या इस किस्म के फ़ोटोकॉपियर वगैरह ख़राब हो गया है और आपने अपने पियोन को या रनर को बुलाया और आपने कहा कि यार ये यूएसबी मैंने डाल दी फ़ाइल, काइंडली आप ज़रा जाके इसको नियरेस्ट जो भी फ़ोटो स्टेट की शॉप है वहाँ से आप इसकी कॉपीज़ बना के लें, नियरेस्ट जो भी आपको स्टेशनरी वगैरह नज़र आ रही है। तो वो लेकर जाता है, जब लेकर आता है तो आप कहते हैं यार ये क्या हुआ, ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उसकी वजह ये है कि भाई उस बंदे के पास ओल्डर वर्जन था, आपके पास न्यूअर वर्जन था, आपने सेव किया था DOCX नए वर्जन में, और उसने जब ओपन किया तो तमाम वो टूल्स जो कि इसमें हैं उसमें नहीं, उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके मुताबिक उसने उसको सिंपल एडजस्ट करके शो करवा दिया और प्रिंट कर दिया। तो आप चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है बैकवर्ड कंपैटिबल हो, इसमें जितने भी ओल्डर वर्जन्स हैं उनमें ये ओपन हो एज इट इज़, जैसे मैंने इसको बनाया है, जिस तरह मैंने इसको एडिट किया है, फॉर्मेट किया है मैंने। तो उसके लिए फिर आप इसको सेव करेंगे DOC में, DOCX में नहीं, DOC में, और भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस पे। देखें आपके पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनके दो आपके पास इंटरफेसेस आते हैं, एक आपके पास है CLI, दूसरा है आपके पास GUI यानी GUI। अब मॉडर्न जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़र इंटरेक्शन को इजी करते हैं, तो उसके रेफरेंस से ये आपको जो प्रोवाइड किया गया है GUI में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। सो इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसमें सबसे पहले आपके पास टाइटल बार जो आपको बता रहा होता है कि यार ये जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है, देयरफॉर इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद कैप्शन बटन्स है जो विंडोज़ के हर प्रोग्राम में आपको नज़र आएंगे राइट साइड पे ही। ये आपके पास कोई एक्सेस टूल बार है, इसमें तमाम वो टूल्स होते हैं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड करनी है कोई प्रिंट की, तो वो भी मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं और बाकी जो टूल्स इन रिबन्स और इन टैब्स में हैं, क्या ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम करेंगे जब हम फाइल में आके ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है टैब और रिबन है। अब रिबन क्या होता है, टैब क्या होता है? भाई ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है टैब है और उसके नीचे जो पूरी आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं एक लाइन में, ये पूरे का पूरा रिबन है। यानी मैं आपसे कहता हूँ या आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि होम के रिबन में ये है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि यार वो तो होम के टैब में है, तब भी आप इस पर क्लिक कर लेंगे। यानी यहाँ पर हम रैब और टैब और रिबन जो है वो एक ही ऑप्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ वर्ड में, ऑफिस में। ठीक है, वर्ड MS वर्ड हम देख रहे हैं, वर्ड 2013। अब जो डिफरेंट टैब्स हैं कितने हैं इसमें? तकरीबन 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन 9 टैब्स में जितने भी टूल्स हैं वो कैटेगराइज करके रखे गए हैं। यानी होम के टैब में मुझे जितने भी टूल्स मिलेंगे, होम के रिबन में मुझे जितने जितने भी टूल्स मिलेंगे वो सारे के सारे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए हैं। इसी तरह अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं मुझे इंसर्ट में मिलेंगे। इसी तरह डिज़ाइन है, पेज लेआउट है। ये डिज़ाइन जो है ये 2013 में 2013 से ऑनवर्ड्स जो है उनमें न्यू ऐड किया गया है। पहले ये तमाम टूल्स हैं इंसर्ट में ही आपको मिल रहे होते थे। इसके कुछ टूल्स इंसर्ट में थे और कुछ टूल्स आपको पेज लेआउट में मिलते थे। मुझे प्रिंटर में जो पड़ा हुआ पेज है, रखा हुआ पेज है, उसके लिहाज से अपने पेज की सेटिंग करनी है ताकि उसके हिसाब से ये प्रिंट मुझे मिले। तो तमाम ऑप्शंस आपको पेज लेआउट में मिलेंगे। इसी तरह आपके पास जो आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, या आपने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी है, या आपने एक असेसमेंट लिखी है, या आपने एक CV बनाई है। चले हम बात करते हैं कि आपने एक किसी भी प्रोडक्ट की टेक्निकल रिव्यू रिपोर्ट लिखी है। तो आपने जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि भाई फर्स्ट पेज जो होता है वो कवर पेज होता है जिसमें बताया जाता है कि
ये रिपोर्ट या बुकलेट जो है किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद जो दूसरा पेज होता है उसमें आप इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं, या आपने अपने बुक में जो है डिफरेंट नोट्स देने हैं, सिटेशन देने हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी इस किस्म की बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें एक वर्ड है और उस वर्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, और क्योंकि वो वर्ड उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उस बुक के लास्ट में या उस पेज के लास्ट में उसकी डिटेल एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन या उसका फुल जो फॉर्म है वो एक एक्रोनिम है और उसका फुल फॉर्म आपको बताया जा रहा है, तो वो वहाँ पे नहीं बल्कि किसी और लोकेशन में बताया जाता है, जैसे ग्लॉसरी होती है। तो उस किस्म के जो काम हैं वो सारे के सारे उस किस्म की टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे आपको रेफरेंसेस में मिल जाएंगे। इसी तरह हमारे पास मेलिंग है। अब तक मैंने अपने करियर में इसको यूज़ नहीं किया है, ना मैंने देखा है कोई बंदा इसको यूज़ कर रहा है। आपको तमाम टूल्स बताए जाएंगे, भैया आपको पढ़ाए जाएंगे, आप इस तमाम को सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, यूज़ ये नहीं होती, और टूल आपको पढ़ाया जाएगा, आपको आना चाहिए। रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है, इसमें तमाम वो टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप चेकिंग करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं, आप वैलिडेट करते हैं, ठीक है। आप प्रूफिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं कि यार इस डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है, क्या ये दो जो असाइनमेंट्स मैंने दो स्टूडेंट्स को दी थी उन दोनों ने कॉपी तो नहीं की है, तो वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और मोस्टली आप जब कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट से आपको यानी एक ही फाइल में से पेज नंबर 10 में से कुछ आपने कॉपी करना है, पेज नंबर 10 से कुछ उठा के आपने पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 25 पर आपने रखना है। तो वो इस तरह स्क्रॉल करते हुए यानी पेज पहले इसमें जाओ फिर उसमें जाओ तो मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं यार एक ही फ़ाइल को मैं क्या दो दफ़ा ओपन कर लूँ कि मेरी स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे इसका वर्जन 1 आ जाए और इसी का एक और विंडो जो है वो मेरे राइट साइड पे आ जाए स्क्रीन के। तो एक ही डॉक्यूमेंट मैं मल्टीपल विंडो में ओपन करके देखना चाह रहा हूँ और उस पर काम करना चाह रहा हूँ और उसके पेज वगैरह को मैं चेक करना चाह रहा हूँ, या किसी टास्क को मैं ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, आपको व्यू में मिल जाएंगी। अब थ्योरी पढ़ा के मैंने आपका दिमाग खा लिया है, तो आज की क्लास में हम थोड़े से टूल्स को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूसली जो टूल्स हैं, जो प्रैक्टिकल काम है जिसको आप देखना चाह रहे थे, जिसको आप सीखना चाह रहे थे, वो हम परफॉर्म करेंगे। आप भी कह रहे होगे यार क्या बंदा है, बस बातें कर कर के दिमाग ख़राब कर दिया, काम की कोई बात नहीं कर रहा, तो काम की बात करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले होम के टैब से हम शुरू करेंगे। भाई हमने पहली बात कर ली कि होम के टैब में हमारे पास तमाम वो टूल्स अवेलेबल है जिनका यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग, एडिटिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें जो टूल्स हैं उनके ग्रुप बनाए गए हैं। अब ये एक टैब है, एक रिबन है, उसके अंदर भी ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है। अब कॉपी पेस्ट वगैरह आपने करना है तो सारे के सारा आपको क्लिपबोर्ड में मिल जाएगा। इसी तरह आपके पास जो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन हैं वो आपको फॉन्ट में मिल जाएंगी। अगर हम इसमें इंटर प्रेस करते हैं या इंटर प्रेस टाइप करके कुछ इंटर प्रेस करते हैं या बगैर टाइप के इंटर प्रेस करते हैं पेज में, तो उसको हम एक पैराग्राफ कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्टाइल्स, जैसे कि हमने बात की कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें आपने एक हेडिंग दी है, अब उस हेडिंग में कोई सब हेडिंग आ रही है, फिर उसके अंदर फिर सब हेडिंग आ रही है, तो एक लेवल बन जाएगा कि यार लेवल 1 ये है, लेवल 2 ये है, लेवल 3 ये है। तो उसके लिए आपको स्टाइल्स यूज़ करने होते हैं जिसमें आपको हेडिंग्स प्री डिफाइन मिलती भी है और आप ख़ुद भी बना सकते हैं। और फाइनली हमारे पास एडिटिंग की ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। जो रिमेनिंग इंटरफेस है उस पर हम बात करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमने होम को देखना है या हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए आपके लिए। ज़्यादा से मुराद की टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो फिर इंसान कहता है यार बस नींद आ रही है, छोड़ो क्या करना है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि टाइम भी कम रखते हैं, आपका दिमाग भी कम खाते हैं और आपको अवेयर भी करते हैं। सो ये हमारे पास है रूलर जो आपको बताता है कि आपके पेज में 4 डायरेक्शन में स्पेस कितना रहेगा, यानी आप कम स्पेस रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा रखना चाह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ़ पेजेस है आपने बाइंड करनी है तो फिर आप स्पेस को लेफ़्ट या राइट या टॉप में ज़्यादा रखेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं, किस लैंग्वेज में क्या लिखना है। इसका मतलब है कि हम उसमें लोकल लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं, हम लिख के देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके पास स्क्रॉल बार जिसका यूज़ करके आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, अगर आपने जूम किया हुआ है। लास्ट में आपके पास जो है स्टेटस बार है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई टोटल पेजेस कितने हैं और आप किस पेज में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं और मैं पेज नंबर 10 में मौजूद हूँ। और इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ या किसी और पेज में चला जाता हूँ तो ये मुझे एजुकेट करता है कि यार टोटल तो 10 है मगर तुम अभी पेज नंबर 4 में मौजूद हो। इसमें कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ। चलो इसमें कुछ वर्ड लिख के देख लेते हैं
कि क्या इसमें मुझे बताया जाता है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। अगर आप कोई ऐसे वगैरह आपने असाइनमेंट दी हुई है किसी स्टूडेंट को या आपको, और बताया गया कि यार इसमें 500 वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना है, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है जिससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि यार पेज नंबर 4 में मैं मौजूद हूँ और टोटल 10 हैं, और पेज नंबर 4 जो है, क्योंकि मैं इसमें मौजूद हूँ, आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, इसमें टोटल जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो 135 हैं। अब ये पेज का नहीं बताता, ये पूरे डॉक्यूमेंट का बताता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ग्रामर और स्पेलिंग के रेफरेंस से वो यूनाइटेड स्टेट्स के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो बुक बनी हुई है इसमें गुड नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक रॉन्ग वर्ड लिख देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि यार ये इसमें मिस्टेक है। वो फिर आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है इस प्रूफिंग का यूज़ करके कि इसमें स्पेलिंग का इशू है या ग्रामर का इशू है। तो वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे रेड लाइन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि इसमें स्पेलिंग का इशू है, और उसमें अगर ब्लू और ग्रीन अंडरलाइन नज़र आ रही है ऑटोमेटिकली, तो उसका मतलब है कि उसमें ग्रामर का इशू है। ठीक है। लास्ट में हमारे पास व्यूज़ हैं, इनको हम लेआउट्स भी कहते हैं। देखें, अगर आप एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, ये एक पैराग्राफ लेट से एक बंदे ने लिख के आपको दिया हुआ है, या एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, उसने आपको लिख के दिया हुआ है और आपने इसको चेक करना है, तो ये टूल्स मेरे ख्याल से आपको नहीं चाहिए। या आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो आपको एडिटिंग तो नहीं करनी ना, आपको इसको रीड करना है। तो रीडिंग के लिए हमारे पास रीडिंग लेआउट है। अब याद रखें कि रीडिंग लेआउट में हम टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कीबोर्ड से बटन्स प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैसेज नज़र आ रहा है, दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड इट बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज़ ओपन फॉर व्यूइंग ऑनली, कि आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि टूल्स भी सारे जो हैं वो गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए। सिर्फ वो टूल्स आपको मिल रहे हैं जिनका यूज़ करके आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट को रीड करवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसी में आप देख लेंगे। यहाँ से आप कॉलम्स बता सकते हैं, यार पेज लेआउट में मुझे दिखाओ, मुझे जो है वो कॉलम्स लेआउट में दिखाओ, ये मुझे ब्लैक एंड वाइट में ईज़िली मैं रीड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो इस तरह आप चेंज कर लें। कॉलम आप कहते हैं यार कॉलम मुझे बस वाइड करके दिखा दें, तो ये कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप इसको रीडिंग लेआउट के लिहाज से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी रीडिंग में आसानी हो जाए। और अगर आपने इसमें एडिटिंग यानी टेक्स्ट मैनिपुलेशन करनी है, एक डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? वो हमेशा प्रिंट लेआउट में होगा। लास्ट में आपके पास वेब लेआउट है। वेब लेआउट में क्या होता है? देखें, आप एक आर्टिकल तो लिख रहे हैं, आप कंटेंट तो लिख रहे हैं, मगर ये कंटेंट जो है वो एक वेबसाइट पे जाना है। आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जो जिसमें आप ब्लॉगिंग करते हैं या आप जो फैशन से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, तो वो रिज़ल्ट, वो आउटपुट वो जिस किस्म का नहीं होगा, जब ये वेब पे जाएगा तो ये इस तरीके का होगा। तो क्यों ना मैं उसी तरीके से काम करूँ जिस तरीके से ये वेब पेज पे नज़र आना चाहिए, ताकि जब मैं एडिटर को या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वेब का उसको मैं दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे वेबसाइट का बैकएंड नहीं है, तो मैं उस लिहाज से इस पे काम करूँगा कि ये बैकएंड के लिहाज से बिल्कुल ठीक रहे, कि वो बंदा जब बैकएंड पे इसको अपलोड करेगा या उस पर इसको कॉपी पेस्ट करेगा तो उसके लिए कोई परेशानी ना हो। तो ये आपके पास वेब लेआउट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। लास्ट में हमारे पास जूम की ऑप्शन है, जो कंट्रोल और माउस व्हील से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इस बार से भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये परसेंटेज नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जूम की ऑप्शन आ जाएंगी। यही ऑप्शन आपके पास व्यू में है। तो वक्त के साथ साथ जब हम ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं तो उन ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। तो व्यू में आपको जूम नज़र आ रहा है कि भाई 1 पेज है, इसी तरह मल्टीपल पेजेस हैं, पेज विड्थ है 100% है, और जैसे मैंने अभी उस बटन पर क्लिक किया था तो सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मुझे मल्टीपल पेजेस चाहिए और कुछ इस तरीके से चाहिए, तो मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपको कॉलम्स और रॉज भी दिखाए जा रहे हैं। दोबारा 100% पे आना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से हम 100% पे आ जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में हमने क्या बात की। आज की क्लास का हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जिस सॉफ्टवेयर को हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम तो ऑफिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, मगर उसमें पहला सॉफ्टवेयर हमारा वर्ड है। वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। डेफिनेशन के लिए आप दोबारा वीडियो को शुरू से देखें। अच्छा जी,
ये हमने देखा। देन हमने बात की कि भाई ऑफिस जो है इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेस पर, बेस्ड ऑन ओपन सोर्स और लाइसेंस वर्जन इसके डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उसमें हम फोकस कर रहे हैं एमएस ऑफिस पे, माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है ऑफिस, उसके अंदर नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स आते हैं और इसके डिफरेंट क्या है वर्जन्स हैं। वर्जन्स में कुछ में ज़्यादा टूल्स हैं, कुछ में कम टूल्स हैं। कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स करें, आप हमें ईमेल करना लें, इसको आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की अशद ज़रूरत है भाई। और हमारी ये वेबसाइट है जिस पे आप आके कोर्सेज़ के बारे में देख सकते हैं। करंटली हमारी ये कोर्सेज़ जो हैं वो चल रहे हैं ऑनलाइन, 1-to-1 1-to-many क्लासेस हैं, फ़िलहाल ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। और तो यहाँ पर आपको कोर्सेज़ की डिटेल मिल जाएगी। फर्दर मोर ये कि आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं ब्लॉग में हमारे, इसमें हम और भी कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आप इसको स्टडी करके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइबर थ्रेट ट्रेंड्स 2020 में जिनसे रिलेटेड आपको अवेयर रहना चाहिए, पार्टिसिपेट करके अपने नॉलेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।